Going to discuss very important questions of lesson electricity. Okay, so here we are taking 3 and 4 marks question answers. So first I'm taking question number first. Draw a systematic diagrams of an electric circuit comprising of 3 cells and an electric bulb. ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना है. ठीक है, जिसमें 3 cells हैं. 3 cells means this is फर्स्ट सेल, सेकेंड एंड थर्ड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 सेल हैं. ठीक है, एक बैटरी बन गई. एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सो बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया. एमीटर प्लग की, एमीटर देखिए यहाँ पे प्लग की है. इन दी ऑन मोड, ऑन मोड मीन्स दिस इज स्विच ऑन, मीन्स यहाँ पे ये जो आपके पास इसका जो स्विच है दिस इज इन ऑन पोजिशन, ऑन मोड वी कैन से. एंड अनदर विद द सेम कंपोनेंट्स, और ऐसे ही आपको एक और डायग्राम रखना है बट विद द 2 बल्ब्स इन पैरेलल, लेकिन बल्ब्स को पैरेलल में रखना है. एंड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें वोल्ट मीटर को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो देखिए आपने जो इन्होंने डायग्राम में बोला, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, वही चीज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी. मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड वन डायग्राम. सो दिस इज एमीटर एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, दिस वन वे की इज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, और ये बैटरी है. ठीक है, जिसके 3 सेल्स हैं तो एक बैटरी बन गई. ठीक है, तो यहाँ मीन्स वोल्टेज, तो ये भी सीरीज में, और बल्ब भी आपका क्या होगा, सीरीज में होगा. तो एक डायग्राम हमने ये बना दी, लेकिन जब ये बात कर रहा है कि वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करो दूसरी डायग्राम में, सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो देखिए ये जो 2 बल्ब्स थे इनको भी हमने पैरेलल में रखा, और वोल्ट मीटर जो होगा वो तो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है. ठीक है, ये बैटरी है और ये वोल्ट मीटर, तो यहाँ भी बैटरी है. देखिए 3 सेल्स लिखे हुए हैं सेम, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और ये जो बल्ब्स हैं ये भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. स्टूडेंट्स, अगर आपको पता ना चले तो एक तो फॉर्मूला आप याद रख लो कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, ठीक है, वो हमेशा कम आएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से. मान लो ये 2 और 4 रेजिस्टेंस है बल्ब का, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से भी कम आएगा. इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ठीक है, और अब एक और बात देखिए, और कैसे इसको याद रखना कि इस दोनों के जो टर्मिनल है, देखिए इसका इस तरफ का जो टर्मिनल है ये वाला, और इसका इस तरफ वाला इनिशियल टर्मिनल वी कैन से, इनिशियल पॉइंट जो इसका, ये एक जगह कनेक्ट है, और दूसरे वाला दूसरी जगह कनेक्ट है, दोनों के. ठीक है, कॉमन पॉइंट है. तो इसका B1 B2 का कॉमन पॉइंट ये है, और B1 B2 का जो इनिशियल पॉइंट था उसका कॉमन पॉइंट ये है. ठीक है, और आपको ये इसके जो वी कैन चेक ऑल्सो कि बैटरी का पॉजिटिव है. तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव है यहाँ पे, और उसका भी बैटरी का पॉजिटिव जो वोल्ट मीटर उसका भी प्लस इस तरफ आएगा. पहले यहाँ से माइनस बैटरी का नेगेटिव जो उसके साथ वोल्ट मीटर का नेगेटिव. ठीक है, और बैटरी इसका एमीटर का भी नेगेटिव कनेक्ट है, देख लीजिए आप, ये आपको ध्यान रखना है. और इस डायग्राम में देखिए वोल्ट मीटर जो आपके पास जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव है तो एमीटर का पॉजिटिव होगा, जो एमीटर का नेगेटिव और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा. तो इतना सा आपको ध्यान रखना है. और सीरीज में आप एमीटर को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल वायर्स, वन ऑफ निक्रोम या वी कैन से नाइक्रोम and other of copper are connected in series and a current I is passed through them. 2 वायर है यहाँ पे, एक जैसी वायर है, एक निक्रोम की है और दूसरी कॉपर की है. ठीक है, और करंट उसमें पास कर रहा है. कनेक्टेड इन सीरीज में दोनों को कनेक्ट किया गया है, एंड ए करंट I is passed through them. State the change observed in the temperature of the 2 wires. आपको ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर किस वायर का ज़्यादा है. जस्टिफाई योर आंसर, और आपको बताना है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ एनी वन वायर इज मोर. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ द 2 वायर्स. और दूसरा लिखा है स्टेट द लॉ विच एक्सप्लेन्स द अबव ऑब्जर्वेशन, और किस लॉ से हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सी वायर में ज़्यादा हीटअप हो, कौन सी वायर ज़्यादा हीटअप हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप यहाँ पे द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर. रेजिस्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट. ठीक है, करंट को रेजिस्ट करना, यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये रेजिस्टिविटी है, ये किसी मटेरियल, ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है. इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर, सो इट्स
रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाई, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है उसका रेजिस्टेंस इसका मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर वायर. देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द निक्रोम वायर फॉर द सेम करंट. जितना करंट कॉपर वायर में पास कर रहे हैं उतना ही करंट निक्रोम वायर में पास हो रहा है, लेकिन हीट जो है निक्रोम वायर में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर वायर. क्यों, आगे इस पर एक्सप्लेन करेंगे. आगे लिखा है अकॉर्डिंगली मोर चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन द निक्रोम वायर, और टेम्परेचर भी इसका आपको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें टेम्परेचर. दिस इज एक्सप्लेन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जूल्स लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके 3 कारण होंगे. पहला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट आएगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो कॉपर वायर में हीट इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि करंट ज्यादा है. करंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू द दिस एलॉय जो आपके पास निक्रोम है. तो निक्रोम में हीट जो ज्यादा इसलिए प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें क्या आपके पास वी कैन से हियर, जिसका रेजिस्टेंस जो ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी. क्लियर. सो वी कैन सी हियर, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी. जैसे मैंने यहाँ बोला कि जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी. और तीसरा पॉइंट है कि दिस वी कैन से हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, और जितने टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. मतलब हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ठीक है, जितना टाइम होगा, जितने टाइम करंट पास करेगा उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. तो दीज आर द 3 वी कैन से फैक्टर्स थ्रू विच दिस हीट इज डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, और कंबाइनिंग ऑन दीज 3 इक्वेशंस वी आर गेटिंग H is directly proportional to I square RT, product of current square of the current, resistance and time. And on removing constant of proportionality या proportionality constants, इसको remove करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे K आ जाएगा. proportionality sign क्या आ जाएगा, K आएगा. ठीक है, proportionality sign को हटाते ही आपके पास कोई K कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. एंड इन एसआई सिस्टम इट इज इक्वल टू 1, और एक एसआई सिस्टम है स्टैंडर्ड यूनिट, इसको इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो आपके पास आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं लास्ट प्रीवियस मैनी ईयर्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ. ठीक है, अभी मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन लूंगा और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि लास्ट मैनी ईयर से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, सो इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं. थर्ड, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ. एक वायर है और उसको डबल किया ऑन इटसेल्फ. अब ये जो टर्म है यहाँ पे इटसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन. मतलब एक वायर भी ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई वायर है, डबल ऑन इटसेल्फ, इसको डबल किया. मतलब इसको क्या किया हमने, डबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए कि वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ मींस दैट इट हैज नाउ टू मेक इट्स लेंथ हाफ. मतलब कि इस वायर की लेंथ को हमने हाफ कर दिया. ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डबल, और इसका जो एरिया होगा वो डबल हो जाएगा. तो जो डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब कि इसकी जो लेंथ है उसको हमने क्या किया, हाफ कर दिया. ठीक है, इसकी लेंथ को हाफ कर दिया. तो इसका मतलब ये होगा कि वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ. डबल ऑन इटसेल्फ मतलब इसको हाफ कर दिया, तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो डबल हो जाएगा. ठीक है, एंड इज रिपीटेड वंस अगेन. इसका मतलब फिर से इसको रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 4 टाइम हो जाएगा. ठीक है, एरिया 4 टाइम, देखिए यहाँ पे एरिया 4 टाइम हो गया, उसका लेंथ 1/4 टाइम होगी. जो नई लेंथ आएगी वो 1/4 हो जाएगी. ठीक है, एक बार इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, एक बार ये हो गया. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, एक बार फिर से किया तो 1/4 हो गया जो नई लेंथ आएगी. बाई व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज. तो कितने फैक्टर जो रेजिस्टेंस वायर का चेंज होगा. तो देखिए बहुत ये स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो गया कि लेंथ बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. जो नई लेंथ आई आपके पास दैट इज 1/4 ऑफ न्यू लेंथ. न्यू लेंथ जो आएगी दैट इज 1/4 ऑफ ओल्ड लेंथ. ओल्ड लेंथ मतलब जो L1 थी हमारे पास, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है. और जो एरिया है वो 4 टाइम ऑफ द जो आपके पास ओल्ड एरिया उसका 4 टाइम हो जाएगा जो नया एरिया आएगा आपका. ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. बस अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल हमें बताना कि कितना
वी कैन से जो हाउ मच या व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, कितना फैक्टर ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज करेगा, मींस R2 क्या आएगा आपके पास। तो देखिए ऑन फर्स्ट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और यहाँ पे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, क्योंकि रो तो आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी दैट विल रिमेन सेम, दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस या लेंथ ब्रेड्थ के ऊपर हाइट डिपेंड नहीं करता है, वो तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचर तो वही है उसकी। इसका मतलब रो से रो कट जाएगा, और दूसरे में R2, तो वहां पे क्या आएगा, मतलब R L2 बाई A2, और पहले में रो L1 बाई A1। तो जब हम करेंगे R2 बाई R1 तो आपके पास ये आ जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2, और L2 बाई L1 आप यहाँ से कर सकते हैं, L2 बाई L1 इज 1/4, और A1 बाई A2 1/4 ऑल्सो, दैट बिकम्स 1/16। इसका मतलब जो आपके पास नया रेजिस्टेंस आएगा, न्यू रेजिस्टेंस इज 1/16 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज कर जाते हैं कि डबल ऑन इटसेल्फ, तो आपने ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन। देखिए इस डायग्राम में दिए गए आपके पास, फाइंड द एमीटर रीडिंग, मतलब आपको करंट की वैल्यू बतानी है, तो एमीटर क्या रीड करता है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड मतलब जब की को प्रेस किया तो करंट कितना है। तो डायग्राम बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए सो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि इस क्वेश्चन को सर बताओ, ये सीरीज का पता नहीं चलता, पैरेलल का पता नहीं चलता, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप पहले देखिए, आप बाहर की बाउंड्री देखिए, आप पहले कनेक्शन देखो कि ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ कि करंट बताओ। तो ये देखिए बैटरी का नेगेटिव, यहाँ से एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव तो ये एमीटर का पॉजिटिव, ठीक है। बाकी तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये प्लग की ऑन है, ये भी ठीक है, क्लोज है मतलब। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, क्योंकि देखिए इस, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये सीरीज का एक फॉर्मूला है। तो ये देखिए यहाँ से जो उसका एंड हो रहा है उसका इनिशियल पॉइंट है, तो ये एक तो ये हो गया आपके पास एंड टू एंड जुड़े हुए, तो 3 + 2 6 हो गया, 3 + 3 हो गया 6, तो ये लिखा हुआ है R1 + R2। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, R1 + R2 इज 6 ओम। उसके बाद आ गया आपके पास, इसको हमने RS1 मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो 6 ओम आ गया, मतलब इसकी डायग्राम को हम ऐसे दोनों को कंबाइन करके एक बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए RS1 मतलब जो सीरीज में रेजिस्टेंस है अभी कंबाइंड रेजिस्टेंस दोनों का, प्लस ये R3 मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। ये वाले रेजिस्टेंस दोनों मिला के एक बन गया, और ये दोनों पैरेलल में क्यों हुए इसको आप भूल जाओ कि ये नहीं, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाई है, इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे करके कनेक्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और इसका भी वही है, मतलब दोनों के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो से एक ही जगह कनेक्ट है, कॉमन पॉइंट है इसके जगह, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है और ये और इस तरफ से इस पॉइंट के ऊपर जुड़ा हुआ, तो ये दोनों के कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। क्लियर। इसका मतलब 1/6 + 1/3, मतलब ये 1/6 जो है वो इन दोनों का रेजिस्टेंस आया प्लस करके, और ये 3 क्या है इसके पैरेलल में 6 के, तो 1/6 + 1/3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम, मतलब ये सारा सॉल्व करके आपके पास सिंपल क्या आ गया 2 ओम आपके पास। अब उसमें करंट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R4 RP एंड R5 आर इन सीरीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये सब कुछ सोल्व हो गया। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और इन सब को सोल्व करके कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 2 ओम, ठीक है, वो और ये रेजिस्टेंस ये हो गया, तो ये 0.5 + 2 ओम जो भी फाइंड आउट किया यहाँ पे आएगा, इन सब का मिला के एक रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 2, और R5 दैट इज 0.5, तो इन सब को प्लस किया तो आपके पास आ गया 3 ओम, ठीक है। बस अब सिंपल आप करंट फाइंड आउट कर लेंगे, करंट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज V/R, क्योंकि सब ये सीरीज में आ गए। देखिए ये सब ऐसे जुड़ते जुड़ते देखेंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो गए, दे ऑल आर इन सीरीज, सो सिंपल सीरीज में कितना आ गया 3 ओम, सो करंट क्या गया V/RS। V कितना आपके पास दिया हुआ है 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना है 3 ओम, सो 3/3 इज 1 ओम। सो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इजी करने की कोशिश की है, तो आप ये क्वेश्चन सब कर लेना, क्योंकि ये लास्ट कई सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, from many years these type of questions are coming. So students, you try to understand the questions. Okay, thank you.
Thank you very much.